जय हिंद दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर एक जो कॉमन डाउट होता है वो होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाए और खास तौर पर जिनको भी जियोग्राफी ऑप्शनल लेना उनके लिए। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ है प्रिंस मिश्रा सर, जो कि जियोग्राफी के लिए एक फेमस टीचर माने जाते हैं। और सर के पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है जियोग्राफी पढ़ाने का, लगभग 12 साल से भी अधिक समय का एक्सपीरियंस रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे। हम सर से जियोग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे और भी यूपीएससी ज्ञान से रिलेटेड काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद अमय, और आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट को नमस्कार। सर अगर हम शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि चूंकि सर जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हमारे मन में काफी डाउट होता है। तो सर सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं उस वक्त हम किन किन बातों को ध्यान में रखें ताकि हम एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर पाए। आज के टाइम में whenever students come to UPSC preparation, as you said that the selecting the optional is going to be very crucial because this is the only thing where there is a choice. तो यही एक आप कह सकते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में स्टूडेंट को एक ऑप्शन मिलता है और जहां पे ऑप्शन मिलता है वहां पे चीजें और ट्रिकी हो जाती हैं क्योंकि बाकी चीजें हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ना ही है। यहाँ पे है ऑप्शन मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं जो सेलेक्ट करूंगा अच्छा होगा, बट कई बार ऑप्शनल की वजह से ही कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्टूडेंट ऑप्शनल को सेलेक्ट करने में जल्दबाजी ना करें and they should select the optional after going through the subject। थोड़ा समय उस सब्जेक्ट को दें, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टेस्ट लाइक जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पढ़ें और इस चीज को ना भूलें कि ऑप्शनल का रोल बहुत है इस एग्जाम में, लेकिन ऑप्शनल की बारी तभी आएगी जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और प्रीलिम्स में जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको आप ना भूलें। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, इसीलिए ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है यूपीएससी में दैट हैज बीन सेलेक्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। जितनी भी यूपीएससी की रिपोर्ट आई उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वो ज्योग्राफी के साथ ही जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसकी ओवरलैप। सर अभी आपने सर एक ओवरलैपिंग बता दिया। सर यहाँ पे हम और जानना चाहेंगे कि सर डिफरेंट ऑप्शनल मार्केट में अवेलेबल है। सर जियोग्राफी काफी पॉपुलर है, काफी एस्पिरेंट उससे आपने बताया कि चूज भी करते हैं और वास्तव में होता भी ऐसे है। तो सर इतना पॉपुलर क्यों है जियोग्राफी, इसके पीछे क्या कारण है? एक तो जैसे मैंने अमन बताया कि ओवरलैपिंग है, दूसरा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कैन बी सेलेक्टेड बाय एनी स्टूडेंट। तो किसी का ज्योग्राफी में बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में वो भी सेलेक्ट कर सकता है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। खास करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज्योग्राफी बहुत आसान होता है बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। इट इज पार्ट टेक्निकल पार्ट ह्यूमनिस्टिक। तो ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनकी आदत होती है कि उनको दे वांट टू लर्न द थिंग्स इन द कॉज एंड इफेक्ट मैनर। तो उनको जो डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है, उससे उनको आसानी होती है अपने आंसर को प्रेजेंट करने में, अपने जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में। सर जब एस्पिरेंट जियोग्राफी सब्जेक्ट चूज करता है, कुछ एस्पिरेंट का तो बैकग्राउंड होता है, उन्होंने ये ग्रेजुएशन पढ़ रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रखा है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है। तो सर ऐसे एस्पिरेंट जिनका बैकग्राउंड जियोग्राफी से नहीं या फिर जियोग्राफी से है भी, तो सर वो स्टार्टिंग किस तरीके से करें सब्जेक्ट के लिए? सभी स्टूडेंट को मेरा सजेशन होगा कि जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर शुरुआती पड़ाव होगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करें। क्लास 6 से क्लास 10th की एनसीईआरटी ले लें, क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ले लें और उसे पढ़ें। वैसे भी एज आई सेड कि ज्योग्राफी तो आपको जीएस में पढ़ना ही है, तो आपको तो एनसीईआरटी पढ़ना है हर हाल में, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो या ना हो। तो एनसीईआरटी से शुरुआत करें, साथ में एक एटलस जरूर रखें, मैप वर्क करें और मैप वर्क और क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर आपकी कमांड हो गई तो ऑलमोस्ट योर 50% ऑफ द जॉब इज बीइंग डन। फिर उसके बाद केवल सिलेबस
के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने रहेंगे जो बेसिक बुक से आप कवर कर सकते हैं। सर जब हम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं सर, उस टाइम सर चूंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है, आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को पढ़ाया हुआ है, बहुत से लोग उसमें से सिलेक्ट भी हुए हैं, तो सर आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या क्या मिस्टेक एस्पिरेंट करते हैं जब वो ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसको कि अगर वो इग्नोर कर दें, जिसको कि अगर वो सुधार लें तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो क्वालिफाई हो सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो ये करते हैं कि वो आंसर राइटिंग नहीं करते। आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके मन में एक डर होता है, और एवरी स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट की ये सोच होती है कि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। तो वो 100% कंप्लीशन की तरफ हमेशा उनका दिमाग रहता है कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर सिलेबस करेंगे, या कई बार स्टूडेंट को लगता है कि जब मुझे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए, पूरी तरह से समझ में आना, पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट होना, खास करके अगर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए जा रहा है तो बहुत लंबा समय लग जाता है जी। ऐसे में जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, उस टाइम पीरियड तक अगर आपने किसी भी स्टूडेंट ने 1 साल 1.5 साल इस प्रिपरेशन को दे दिया है और फिर भी आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, तो वो मन में जो डर होता है ना, तो डर उनको पीछे की तरफ ले जाता है। दे आर गिविंग देयर टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो आंसर राइटिंग से थोड़ा दूर जाते हैं। इस एग्जाम को टैकल करने का सबसे आसान तरीका है, किसी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग हो सकता है शुरुआत में बहुत अच्छी हो, किसी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्टअप होगी, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि आपको सिलेबस पढ़ते रहना है, समझते रहना, लेकिन उसके साथ में आंसर राइटिंग जरूर करनी है। तो आंसर राइटिंग मस्ट है, और ये गलती स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और यही गलती कुछ स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जो आंसर राइटिंग होता है उसका काफी महत्व होता है, तो सर एक अच्छी आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाए? मतलब कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं उस टाइम हमें किस किन बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके थ्रू अगर हम जिसको यूज करते हैं अपने आंसर में तो हमारा आंसर बाकी से अलग हो? एक अच्छा आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है सर? देखो अमन, आंसर राइटिंग, गुड आंसर राइटिंग की बात बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इसी की तलाश में भटकता रहता है कि अच्छा आंसर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका केवल, अगर स्टूडेंट सोचता रहेगा कि मेरा आंसर कैसे अच्छा हो, तो आंसर अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा आंसर तभी होगा जब आप आंसर लिखते रहेंगे। तो आप हमेशा प्रयास करते रहिए, लिखते रहिए। सो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड आंसर इज आंसर राइटिंग। तो पहले उसको आंसर राइटिंग करना, मतलब उसे एक टारगेट सेट करना है कि अगर मुझे डेली आंसर लिखना है या हफ्ते में एक बार आंसर लिखना है, तो वो अच्छा है नहीं अच्छा है, लेकिन उसको लिखते रहना। अब दूसरी बात आती है कि क्या लिखें। तो जैसा तुमने क्वेश्चन पूछा और बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है, बात आती है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक गुड आंसर के बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपकी स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है, बट जनरल स्ट्रक्चरिंग जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जो भी डिमांड क्वेश्चन की है, उसके अकॉर्डिंग को आंसर करें। इसके लिए एक और बहुत जरूरी चीज आ जाती है कि आपकी रीडिंग। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, फर्स्ट गिव योर सफिशिएंट टाइम टू द रीडिंग। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और ये समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर करें, ना कि केवल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है। तो कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया और क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, लेकिन स्टूडेंट को उस डिमांड पे ज्यादा कंटेंट नहीं पता होता, तो स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग अराउंड द टॉपिक। वैसा बिल्कुल प्रयास ना करें, चाहे आप शुरुआती दौर में ही हो। सर अभी हम सर टॉपर्स के ऊपर भी आना चाहेंगे, क्योंकि सर आपका एक लंबा जर्नी रहा है सर ऑप्शनल पढ़ाने का, जियोग्राफी, और इस दौरान आपने कई टॉपर्स भी दिए, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट किए आपने। तो सर हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, कुछ सक्सेस स्टोरी आप हमें सुनाए, कुछ टॉपर्स के, कुछ सिलेक्टेड एस्पिरेंट के। देखो अमन, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रहती है। जैसे मेरा स्टूडेंट था यशार्थ शेखर। यशार्थ शेखर हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12, और यशार्थ शेखर के ज्योग्राफी ऑप्शनल में 306 नंबर आए। जैसे मैंने अभी आंसर राइटिंग की बात की, तो यशार्थ शेखर लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने पहले मेंस भी दिया था। पिछले मेंस में सेलेक्ट होने से पहले
उनके जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में नंबर थे वो 253 थे, 253। 253 इज ए गुड स्कोर। जी तो उनको ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल ऐसा नहीं था कि वो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा नहीं है या उन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। ही हैज डन ऑल द थिंग्स, बट स्टिल नंबर में गैप था, और वो गैप छोटी छोटी चीजों को लेकर ही था कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के कुछ, आपकी कवरेज थोड़ा कम है, आप आंसर में केस स्टडी नहीं लिख रहे हैं, आप आंसर थोड़ा ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं जो पूछा जा रहा है। तो जब मेरे पास आए तो जो सजेशन दिया गया उसको यथार्थ ने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट होते हैं सभी को मैं सजेशन देता हूँ, बट द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड विल बी कि जो भी सजेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यथार्थ ने बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया एंड ही हैज स्कोर्ड इन नेक्स्ट अटेम्प्ट 306, और उसी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बेस पे ही उनकी रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक। उसी तरीके से रूपल श्रीवास्तव, शी हैज आल्सो स्कोर्ड वेरी गुड इन द ज्योग्राफी ऑप्शनल। मेरा एक स्टूडेंट था चंद्रकांत बागोरिया, ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग, almost he has given the attempt in 5 attempt and in 5 attempt he was not able to qualify. Last attempt में एग्जाम से पहले कई बार मुझसे उसका एक डाउट था कि सर क्यों ना मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को चेंज कर दूं क्योंकि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। बट उनको जो भी सजेशन दिया गया, जो भी सजेशन मैंने दिया, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, और फाइनली उनकी लास्ट अटेम्प्ट में 75th रैंक आई। एंड इनफैक्ट लास्ट दैट ईयर जो जनरल की आईएएस की कट ऑफ थी वो भी 75th तक थी, तो उनको आईएएस मिल भी गया। तो लास्ट अटेम्प्ट एंड ही गॉट द आईएएस। सो देयर हैपेंस टू बी लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरी, बट द क्रक्स पॉइंट ऑफ ऑल द सक्सेस स्टोरी इज कि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने आंसर राइटिंग की जो भी कमियां थी उसको उन्होंने बाद में रेक्टिफाई किया, और जो भी सजेशन, जो भी मेंटरशिप दिया गया उसको उन्होंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, और वो इस एग्जाम में सक्सेसफुल हुए। सर अभी आपने एक बात कही कि क्यों ना मैं अपना ऑप्शनल चेंज कर दूं, जैसा कि उनके मन में डाउट था। तो सर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है, जब वो ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनका अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं होता है, इसी वजह से कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उनके मन में एक डाउट ये आता है सबसे पहले कि मैं ऑप्शनल चेंज कर देता हूँ। तो सर ऐसे एस्पिरेंट जिनका कि ऑप्शनल के अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं हो रहा है, वो ऑप्शनल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर पर जियोग्राफी सब्जेक्ट के, तो सर उन एस्पिरेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सजेशन पहले ये रहेगा कि मैं, जैसे मेरे जो स्टूडेंट पर्सनली बात करते हैं उनको भी मैं यही पूछता हूँ कि आपको क्या गारंटी कि जो आप दूसरा ऑप्शन लेंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों ना आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आपने आंसर राइटिंग किया, जस्ट ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि ठीक है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया। कई बार स्टूडेंट को लगता है क्या आपने कोई मेंटरशिप लिया है, क्या आपने किसी टीचर्स के साथ बैठ के अपने आंसर को डिस्कस किया है कि जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि जो मैं लिख रहा हूं बेहतर लिख रहा हूं, नॉलेज बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन क्या यूपीएससी की डिमांड को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देन स्टूडेंट हमेशा एपिसोडिक मोड में पढ़ते हैं, एक टॉपिक एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका 10 चैप्टर का सवाल एक बार पूछना है, 3 घंटे के में आपको सभी क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कई बार स्टूडेंट मिस करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि सॉल्यूशन इज नॉट इन चेंजिंग द ऑप्शनल। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 3 बार मेंस लिख लिया है, तो सॉल्यूशन किसी ऑप्शनल को चेंज करने से ज्यादा जितनी मेहनत आप नई ऑप्शनल में करेंगे उतनी ही मेहनत आप करें ये देखने में कि क्या कुछ ऐसी चीजें तो आप नहीं मिस कर पा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से एक आपके रास्ते में कार खराब हो गई, कहीं आप जा रहे हैं और आपका इमीडिएटली माइंड में आया कि नहीं कार में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। हो सकता है कि आपने की ठीक से ना लगाई हो, कोई बेसिक चीजें, बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जो हम मिस कर जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करें। मेरा सजेशन होगा कि सोल्यूशन इज नॉट इन द चेंजिंग ऑप्शनल। सर अभी आपने जो कुछ बताया इसमें मुझे एक जो इम्पोर्टेंट चीज लगा वो ये लगा कि जो मेंटर का रोल होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो सर कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको भी आपके साथ जुड़ना होगा, तो सर जिनको आपके साथ जुड़ना है वो क्या करें? जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना है दे कैन कांटेक्ट, आई एम एट GS स्कोर। सो जिसको भी कांटेक्ट करना है GS स्कोर में कांटेक्ट कर सकते हैं।
टीम विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट विद मी, उनके जो भी कंसर्न होंगे, उनके जो भी क्वेरीज होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड जिस तरीके का भी गाइडेंस उनको चाहिए होगा, तो जीएस स्कोर सपोर्ट करेगी और मुझसे कनेक्ट करेगी। अगर दिल्ली में है तो दे कैन कम, सो टीम जीएस स्कोर विल डेफिनेटली कनेक्ट विद मी, पर्सनली भी आके मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी सर ने बताया कि आप जीएस स्कोर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं जो है टेलीग्राम जो है जो इनका चैनल है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी डिटेल भी मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आपको जो है खोजने के लिए परेशान ना होना पड़े, आप इजीली जाके वहां से कनेक्ट हो पाए। सर एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, क्योंकि सर सभी सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर अगर बात ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आती है, तो क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सर आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि एस्पिरेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे उनका ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकता है? वैसे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके जो नए स्टूडेंट जो ज्योग्राफी शुरू कर रहे होते हैं, चाहे जीएस के कंटेक्स्ट में या ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में, तो मेरा उनको सजेशन रहेगा कि जस्ट इनिशियली फोकस ऑन द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, और बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट आवर नेचर, बिकॉज मैन, ह्यूमंस, ऑल द लिविंग्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ सरफेस विद इन द अर्थ, एंड दे आर लिविंग, दे आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द नेचर। तो हमारी नेचुरल साइंस से रिलेटेड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन दिस प्रिपरेशन, क्योंकि आप ऑप्शनल तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स में भी आपका ज्योग्राफी एक बड़ा, इट्स अ मेजर कंपोनेंट। एवरी ईयर अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रफली आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे लगभग हर साल, और 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंडम नहीं होते, जहां पे आप, अगर आपने पढ़ाई किया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो जो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसीलिए शुरुआत अगर आपकी प्रिपरेशन है या आपको ज्योग्राफी में कुछ कठिनाई आ रही, तो मेरा सजेशन होगा फोकस ऑन द मोर टू द फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज मैप। सो एटलस वर्क और फिजिकल ज्योग्राफी पे थोड़ा फोकस ज्यादा करें। सर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि हम सेल्फ से प्रिपेयर करें, जो कि हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, डिफरेंट रिसोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू, जो कि सर टाइम टेकिंग होता है। एक होता है कि सर हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, किसी अच्छे मेंटर को ज्वाइन कर लें और उनके गाइडेंस के थ्रू हम उसको प्रिपेयर कर पाएं। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि सर जो एस्पिरेंट सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं और जो एस्पिरेंट ये कोचिंग के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, सर उनमें सर आपको जो सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं उन्हें क्या क्या दिक्कत का सामना करना होता है, और जो कोचिंग लेके करते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है? सर आप इस पे डिस्कस करें कुछ। ये बहुत ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है, और खास करके ऑप्शनल को लेके। ज्योग्राफी एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जीएस में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ख्याल आता है क्यों ना सेल्फ प्रिपरेशन करें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेल्फ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे जो मेजर चैलेंज आता है कि पहले तो ज्योग्राफी में रिसोर्सेज बहुत है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बहुत ज्यादा है, और ऐसे में कई बार बहुत सारे स्टूडेंट इस इतने ज्यादा रिसोर्सेज में कई बार खो जाते हैं। एक किताब, एक टॉपिक उठाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और उनका 2 महीने तक जियोमॉर्फोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, 3 महीने तक क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो काफी समय उनका वेस्ट हो जाता है और वो सब्जेक्ट के डीप में चले जाते हैं। हो सकता है उतनी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की ना हो। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सेल्फ प्रिपरेशन। अदरवाइज सेल्फ प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ प्रिपरेशन में एक टाइम कंज्यूमिंग है, किसी भी किताब में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितना पढ़ें, किस एक्सटेंट तक जाएं, वो रोक पाना कई बार मुश्किल होता है। वहीं पे इफ यू विल टॉक अबाउट द गाइडेड मेंटरशिप रिलेटेड कोर्स, किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, जैसे मेरा ज्योग्राफी फाउंडेशन, ऑप्शनल का फाउंडेशन का प्रोग्राम जो मैं रन करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। तो सबसे पहला जो फोकस होता है कि जो सिलेबस है यूपीएससी का वो कंप्लीट कराया जाए। दूसरा फोकस होगा कि कंप्लीट कराया जाए टाइम बाउंड मैनर में। तो लगभग 4.5 से 5 महीने के अंदर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को बीच में जेन्युइन कुछ कारण से समस्याएं आती हैं,
घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड। अब आप जब एक बार कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो जो भी समस्याएं आए, मैं समस्याओं में नहीं, मैं स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट की गलती है, लेकिन कई बार समस्याएं आती हैं। बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ड्रिफ्ट होता है, लेकिन आप गाइडेड मैनर किसी कोर्स को ज्वाइन किए तो 5 महीने बाद तो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। तो कई बार हो सकता है आपका आज पढ़ने का मन ना हो, लेकिन क्लास है तो पढ़ना पड़ेगा। आपकी 5 दिन में 6 दिन में बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट 2 दिन नहीं पढ़ने का मन किया, लेकिन आप जब क्लास होती है तो क्लास में आपको डेली उतना सिलेबस कराया ही जाएगा, और जब सिलेबस कराया जाएगा तो आप पढ़ेंगे। तो गाइडेड और मेंटरशिप रिलेटेड प्रोग्राम की जो सबसे खास बात है कि आपका एक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, दूसरा है टाइम बाउंड कंप्लीशन है। टाइम बाउंड कंप्लीशन से आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा रिवीजन के लिए और आंसर राइटिंग के लिए। सो रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए समय मिलेगा, और आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको मेरी क्लासरूम में आई विल टीच, आई विल डिक्टेट, आई विल गिव द नोट्स, तो आप उसी नोट्स के कंटेक्स्ट में, नोट्स के इर्द गिर्द आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि जो कोचिंग करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो कोचिंग नहीं करते हैं सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, और कई बार उतने समय में बहुत सारे स्टूडेंट ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को उतने लंबे समय के लिए 1.5 साल 2 साल के लिए मोटिवेट नहीं रख पाते, तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। जी सर, आपने अपने टीचिंग जर्नी में कई सारे एस्पिरेंट को पढ़ाया हुआ है, बहुत से लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए किसी कारणवश। तो सर आपने जीएस भी पढ़ाया है, आपने ऑप्शनल भी पढ़ाया है, तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें ये बताएं कि जिन एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है और जिन एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब कि क्या गलती वो एस्पिरेंट कर रहे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और क्या एक्स्ट्रा वो एस्पिरेंट कर रहे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है हमन, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि सभी स्टूडेंट को पता है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, और नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से जितने स्टूडेंट प्रिपरेशन में आ रहे हैं सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता है। लेकिन एक चीज ये भी समझना होगा, जो हमारे नए कैंडिडेट हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, किसी स्टूडेंट का लगातार मेंस लिखते रहने के बावजूद, इंटरव्यू देने के बावजूद नहीं सिलेक्शन होता, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट कैपेबल नहीं है या वो स्टूडेंट सीरियस नहीं था। यहाँ पे जो सेलेक्ट होते हैं वो भी उतने सीरियस थे, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते वो भी उतने सीरियस हैं। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट को ये समझाता हूं, अगर आपने 100% अपने जितनी भी आपकी कैलिबर थी सीरियसनेस के साथ इस यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है, तो इंडिया में इतने सारे और भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, पीएसयूज हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं और सिलेक्शन या कहीं और सफलता ना मिले। तो खास करके जो भी, जैसा आपने सवाल किया, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो ज्यादातर स्टेट सर्विसेज में चले जाते हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज में चले जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट को आजकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जब इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उसी के बेसिस पे पीएसयू आपको डायरेक्टली कॉल करती है और अच्छे अच्छे पैकेज पे जो है सैलरी ऑफर करती है। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू वरी। जिनका एक बेस अच्छा है, आपने सभी चीजें उस तरीके से किया है कि आप सिलेक्शन लेने लायक है, तो कहीं ना कहीं आप सफल जरूर हों। क्योंकि यूपीएससी जर्नी ऐसी है कि अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है तो आप एक बेहतर इंसान और जीवन में सफल होंगे, इस बात की तो गारंटी है। जी सर। सर जैसा कि जो हमारा प्रीलिम 2025 के अंदर होने वाला है, उसके लिए सर अप्रॉक्स जो है 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो सर इस 1 महीने के टाइम में एस्पिरेंट को क्या करना, मतलब की पॉइंट्स क्या हैं जिनको कि ध्यान में रख के प्रिपेयर करना चाहिए कि ताकि उनका अच्छा मार्क्स स्कोर हो पाए प्रीलिम्स के अंदर और वो प्रीलिम्स में सक्सीड कर पाए? लगभग 38 दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो मेरा सजेशन यही होगा स्टूडेंट को कि आप अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करिए। आपने जो भी पढ़ा होगा, अगर क्वेश्चन आना है तो वहीं से आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। तो आप अपने आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, इधर उधर की चीजों में अपने आप को मत उलझाइए। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द रिवीजन,
करंट अफेयर अभी तक जितना पढ़ लिया है उसी पे रिलाई करिए। डोंट गेट पैनिक जैसे ही आप कहीं कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं या कोई नया मटेरियल्स आपके सामने आ जाता है तो उसको देख के आप पैनिक बिल्कुल ना हो। अपने आप पे अगर आप भरोसा रखेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स। इसके साथ में एक बहुत ही जरूरी चीज है जो खास करके जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोज हु आर गोइंग टू अपीयर प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम, उनके लिए उनको सजेशन है कि थोड़ा आप अपने हेल्थ को भी ध्यान दीजिए और स्ट्रेस से बचें। सी आई विल नॉट से कि नहीं स्ट्रेस होगा ही नहीं, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रहा तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस होगी लेकिन आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ना तो ओवर स्ट्रेस होना चाहिए और ना तो ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगी, फिर आपको लगेगा नहीं मैं तो जिस फॉर्म में हूं इसी में। ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस ना दें, एक अच्छी नींद लें, अच्छे से खाएं पिएं, एक अपनी रूटीन मेंटेन करें, क्योंकि रूटीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई रूटीन नहीं होता, क्योंकि हमारे जो पेपर हैं वो दिन में ही है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें स्टूडेंट कि कई बार उनकी रूटीन ऐसी हो जाती है कि दिन में उनको सोना है, रात में उनको पढ़ना है, तो ऐसे भी रूटीन से बचें। और अभी 37 डेज है, इस समय में रूटीन को ठीक करना दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। सर जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे जीएस की बात करें हम, चाहे प्रीलिम्स की बात करें, चाहे हम ऑप्शनल की बात करें, तो सर आपके अकॉर्डिंग सर अगर कोई एस्पिरेंट लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है तो सर उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है, एक आपको आइडिया लगता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर स्टूडेंट सॉल्व करता है, एक बात की गारंटी हो जाएगी कि उसका सिलेबस पूरा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, कई बार सिलेबस हम पढ़े होते हैं, स्टूडेंट पढ़े होते हैं, लेकिन जब उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो इससे जब भी वो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वो वाली भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें उतना आपके लिए बेहतर है, दोनों जीएस में भी और सीसैट में भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनका सिलेबस कंप्लीशन की उनको जानकारी मिलेगी और उनकी अपनी नॉलेज बेस कितना है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टॉपिक उनको लग रहा है कि ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने एनवायरनमेंट के 20 क्वेश्चन की और आपके केवल 10 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि आप एक बार फिर से अपने एनवायरनमेंट के नोट्स उठाएं और उसे रिवाइज करें। सर हमने लगभग कई एस्पेक्ट पे बात किया, जिसके अंदर प्रीलिम्स में ऑप्शनल सभी पे लगभग हमने चर्चा किया है, बट सर लास्ट में अगर आप अपने एंड से कुछ एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहें तो सर प्लीज। मैं इस आपके माध्यम से स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि जो नए हमारे एस्पिरेंट हैं, खास करके अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत डोंट बी इन हरी एंड डोंट सेलेक्ट द ऑप्शनल रैंडमली। और ऑप्शनल के अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को जीएस और ऑप्शनल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन लेके चलें, एपिसोडिक प्रिपरेशन बिल्कुल ना बनाएं। दूसरा यह है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक मेंटरशिप सेलेक्ट करिए और आप किसी गाइडेड प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो आपका थोड़ा समय बचेगा, क्योंकि कंपटीशन आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और गाइडेड में भी अगर हो सके तो वह गाइडेड आपका केवल ऑनलाइन के फॉर्म में ना हो, क्योंकि ऑनलाइन के फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार पढ़ाई नहीं करते या उनकी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उससे भी बचें। और अपने आप को जो आजकल के डिस्टरबेंसेस हैं, खास करके हमारे मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया, इनसे भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर, आई विल नॉट से कि नहीं यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, यूज करें, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन लगाएं, थोड़ा कंट्रोल लगाएं। जैसे दिन में 2 घंटे 3 घंटे यूज कर लिया। और आंसर राइटिंग जरूर करें। तो जिस लेवल पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे आप पढ़ाई करते रहें, आंसर राइटिंग करते रहें, और इस प्रिपरेशन को ट्रीट करें एज ए जर्नी। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दिया,
तो अब आपको कमरे में बंद हो जाना है और जी। 2 साल 3 साल किसी से बात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे नॉर्मल पढ़ाई की तरह, नॉर्मल प्रिपरेशन की तरह ट्रीट करें, आप जरूर सफल होंगे। जी। सर अभी आपने मोबाइल फोन्स की बात की तो मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ गया सर, करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल से या फिर जो सोशल मीडिया से है वहां से करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो सर जब जियोग्राफी सब्जेक्ट के ऑप्शनल की बात आती है तो सर यहाँ पे सर जो करंट अफेयर है वो कितना हेल्प करता है? ज्योग्राफी बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि आज के समय में हमारे पूरे दुनिया में जितने भी चेंजेज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। केवल आप स्टैटिक के भरोसे नहीं रहते, आपको करंट अफेयर भी कवर करना पड़ेगा। अब आई बात करंट अफेयर कहाँ से कवर करें। मेरा सजेशन यही रहता है सभी स्टूडेंट को कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो शुरुआती 2 महीने 3 महीने में आप 1-2 जो भी मटेरियल आपके सीनियर से, आपके टीचर से आपको जो जानकारी मिली, आप 2-3 मटेरियल को 2-3 महीने फॉलो करिए। जिस मटेरियल या जिस न्यूज चैनल या जिस भी पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल से आपको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे समझ ज्यादा आ रहा है, आप उस स्थिति में नहीं जहां पे आप ये डिसाइड करें या आप ये सेलेक्ट करें कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। सभी अच्छे हैं, बस आपका काम क्या होना चाहिए, आप उस मटेरियल को दोनों तीनों को पढ़िए और जिस मटेरियल को पढ़ के आपको लगे कि हाँ ये मुझे ज्यादा समझ में आ रहा, आप उसी के साथ जाएं। हाँ, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो अब 4 महीने 6 महीने बाद आपको चेंज नहीं करना। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए नहीं ये वाला तो नहीं, ये वाला है। जो आपने डिसाइड कर लिया आप उसके साथ जाइए। तो जीएस के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, उसी करंट अफेयर्स के बेस पे, उसी करंट अफेयर के भरोसे आप ऑप्शनल का भी और ज्योग्राफी का करंट अफेयर भी कवर कर लें। बस ये ध्यान में रखें कि ज्योग्राफी और ऑप्शनल और जीएस में टॉपिक्स क्या है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप जो कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर कवर कर रहे हैं उससे कवर कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर जो भी एस्पिरेंट जियोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर सर कई के मन में होता है कि एक बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होता है, तो सर आप कुछ बुक्स अगर सजेस्ट करना चाहें तो सर प्लीज। बुक्स मैं बहुत लिमिटेड बुक बता देता हूं आपको। जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक लिमिटेड बुक बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल की एनसीईआरटी से शुरू करिए। एनसीईआरटी के बाद ज्यादा नहीं 3 किताबें आप रखिए और इन तीनों किताबों से ऑलमोस्ट बहुत सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। पहली किताब होगी आपकी एक कंबाइंड बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी बाय शवेंद्र सिंह। फिजिकल ज्योग्राफी बाय शवेंद्र सिंह में जितना भी पेपर 1 का फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड। दूसरी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन वैसे तो मॉडल्स की है, लेकिन इसमें जितनी भी ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड थ्योरीज हैं सभी इसमें कवर हो जाएगी। और तीसरी बुक आप रेफर कर सकते हैं इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय द डीआर खुल्लर। दीज 3 बुक्स आर द बेसिक बुक्स और इन तीनों बुक्स को आप एटलस के साथ कॉम्प्लीमेंट करें तो 3 बुक एटलस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ज्योग्राफी ऑप्शन। सर आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको इतना अच्छे से गाइड किया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपके मन में जो भी डाउट होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, खासतौर पर जियोग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड, उसको कवर कर लूँ इस वीडियो के अंदर। साथ साथ जो प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में डाउट्स हैं, मेंस से रिलेटेड है, मैंने कोशिश किया है कि मैं सब कवर कर पाऊँ। बट अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाऊँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें जिनको कि ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत हो रही है या फिर जो जियोग्राफी ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। साथ साथ अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूंगा, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक, जीएस स्कोर की कोचिंग का लिंक, वहां से आप सर के साथ जुड़ सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा गाइडेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी जर्नी के अंदर। अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कम समय में जो है सक्सीड कर पाएं और जो आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं आप उसको सुधार पाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मैंने सब कोशिश किया कि सब कुछ इंक्लूड कर पाऊं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।